हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस क्लास में। देखिए, ये क्लास खास तौर पर उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जिनका एग्ज़ाम है यूपी दरोगा का। तो यूपी दरोगा में साइंस की अगर मैं बात करूँ 4 से 5 सवाल आपको देखने को मिलेंगे और ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है और बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो भी नहीं होगी। वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा झूठ का पता लगाने वाली मशीन है, यानी किस मशीन की सहायता से आप ये पता लगा सकते हैं कि यदि व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो झूठ का पता लगाने के लिए हम किस मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका नाम है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ जो है ये झूठ का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, एक तरीके का उपकरण है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिनको आप बार बार दोहरा सकते हो, ये टेम्पररी चेंज भी कहलाते हैं, ये अस्थायी परिवर्तन भी कहलाते हैं और यहाँ पर कभी भी कोई नया उत्पाद नहीं बनता है। तो जैसे देखें, पानी का बर्फ में परिवर्तन होना, मानव में श्वसन, मानव में पाचन, दूध से दही का बनना, तो ये तीनों के तीनों आपके रासायनिक परिवर्तन है। और अकेला एकमात्र यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि बर्फ का पानी का बर्फ बनना, और बर्फ जब पिघल जाएगी तो वापस से पानी बन जाएगा, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, किस ब्रिटिश भौतिकी वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज 1906 में किस व्यक्ति को मिला था जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और आप लोग सभी जानते हैं कि इसका आंसर है जे थॉमसन। जे थॉमसन साहब ने ही इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जेम्स चैडविक की बात करें तो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड की बात करें तो इन्होंने एटम के अंदर न्यूक्लियस के बारे में बताया था, तो उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। इसके अलावा इन्होंने ये भी कंफर्म किया था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। जब हम आयनिक यौगिक की बात करते हैं तो क्या उसका गुण नहीं होगा। जैसे ये पानी में घुलनशील होंगे, पेट्रोल में अघुलनशील हैं, इनका कथनांक और गणनांक बिंदु निम्न होता है, ये ठोस और मजबूत होते हैं और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो जब हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे तो याद रखिएगा इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई ही होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। और आयनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल होगा NaCl, जो नमक की अगर मैं बात करूँ जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न, अम्ल के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। भाई एसिड के संबंध में कौन सा एक स्टेटमेंट ऐसा है जो गलत दे रखा है। जैसे अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण और जल प्रदान करेंगे, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण में वृद्धि करते हैं जिससे अपघटन अभिक्रिया कहा जाएगा, अम्ल सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं, अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं। तो आपसे यहाँ पर गलत पूछा गया, तो गलत की अगर मैं बात करूंगी बी ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि जब आप एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट कराओगे सॉल्ट तो बनेगा। ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन नहीं बल्कि न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। इसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, यही वाक्य यहाँ पे गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण की अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर पर आधारित है। कौन सा ऐसा क्लासिफिकेशन है जो परमाणु संख्या पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी, डोबिनियर का त्रियक का सिद्धांत या फिर न्यूटन का अष्टक का सिद्धांत। तो आप सभी को पता है कि परमाणु संख्या के आधार पर जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया है वो आधुनिक आवर्त सारणी में किया गया है। और ये आवर्त सारणी बनाई किसने थी, हेनरी मोजले ने। लेकिन अगर मैं मेंडलीव की बात करूं तो मेंडलीव को कहा जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, इनको आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। लेकिन जब आधुनिक जनक की बात की जाएगी तब आप आंसर लगाओगे हेनरी मोजले। लेकिन इन तीनों ने ही वर्गीकरण के लिए एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट को आधार बनाया था, ना कि एटॉमिक नंबर को। यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थीसिया के लिए उपयोग किया जाता है। जब भी कभी डेंटिस्ट के पास जाओगे, अगर वो RCT कर रहा है, रूट कैनल ट्रीटमेंट कर रहा है, तो एनेस्थीसिया देता है। तो एनेस्थीसिया के रूप में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रस डाइऑक्साइड या फिर क्लोरीन का। तो याद रखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा N2O, और इसी को हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। तो एनेस्थीसिया के रूप में भी इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है।
डायमंड है, लोहा है, लेड है या फिर तांबा है? तो याद रखेंगे इसका आंसर है हीरा। हीरा जो है वो सबसे कठोरतम तत्व की श्रेणी में आता है, सबसे कठोरतम पदार्थ है, और हीरा जो है वो कार्बन का समरूप है, एलोट्रॉप है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बेकिंग सोडा के बारे में अगर बात की जाए तो किसको बेकिंग सोडा कहा जाएगा? पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर आपका सोडियम कार्बोनेट? तो याद रखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है ये, जो कि आपको पता होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो इसे हम आपका कह सकते हैं, इसको हम वॉशिंग सोडा के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये वॉशिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो किसके बनने के कारण इसका रंग भूरा हो जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड को जब कभी भी आप सूरज की रोशनी में रखेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा किसमें? सिल्वर मेटल में। ये ब्रेक हो जाएगा सिल्वर मेटल में। तो याद रखना है सिल्वर मेटल जो है वो यहाँ पर बन जाएगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन जो है वो यहाँ पे अलग हो जाएगा। और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम सिल्वर क्लोराइड का ही प्रयोग करते हैं, याद रखना है। अगला सवाल, गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम, प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन? तो गैस के जो गुब्बारे होते हैं उनके अंदर हम कौन सी गैस का यूज करेंगे? तो सभी को पता है कि इसका आंसर होगा बेसिकली प्रोपेन का हम इस्तेमाल करेंगे। प्रोपेन का प्रयोग जो है वो यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। आगे, निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? इनमें से वो कौन सा ऐसा जीव है जिसकी छोटी आंत जो है बहुत लंबी होती है? टाइगर, काऊ, ह्यूमन बीइंग या फिर लायन? तो आप सभी को पता है कि जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनकी छोटी आंत लंबी होती है, तो आंसर होगा गाय। बी ऑप्शन यहाँ पे जवाब होगा, बी ऑप्शन गाय इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस स्रावित करता है? तो भाई कौन सा अंग ऐसा है जो बाइल जूस बनाएगा? तो सभी को पता है लिवर का काम है बाइल जूस बनाने का। और बाइल जूस का काम क्या होता है? इसके दो काम है। सबसे पहला काम, जो वसा के बड़े बड़े अणु हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देना, जिसको हम कहते हैं वसा का पाइसीकरण करना। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है छोटी आंत के अंदर जाकर वहां पर क्या करना है? एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करना, क्षारीय माध्यम प्रदान करना, ताकि छोटी आंत में जो एंजाइम्स हैं वो सही तरीके से काम कर पाए और भोजन जो है वो संपूर्ण तरीके से पच पाए, ठीक है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? भाई आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो आपके स्टमक के अंदर कौन सा एसिड बनता है? बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आ जाता है। तो क्या होगा इसका जवाब? तो इसका जवाब हो जाएगा HCl, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, जैसे सवाल है, खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई जिससे खून बह रहा था। कुछ समय के बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया और एक गहरे लाल रंग के थक्के ने घाव को भर दिया है। किस प्रकार की कोशिकाएं रक्त का थक्का जमने में मदद करती हैं? तो कौन सी वाली कोशिकाएं करेंगी? लाल रक्त कणिकाएं, लिम्फोसाइट, प्लेटलेट्स या फिर एजिनोफिल? तो याद रखेंगे इसका आंसर है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का आंसर होगा, याद रखेंगे। और प्लेटलेट जो होती है वो हमारे खून में लाखों में इनकी संख्या होती है, याद रखना है। अगला सवाल, रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका परिवहन करता है? सफेद रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा? तो याद रखेंगे खून जो है वो एक तरल संयोजी ऊतक है, और जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर ही आपको ये सारे के सारे चीजें देखने को मिलेंगी। प्लाज्मा ही जो है मेन चीज जो है यहाँ पर आपकी सप्लाई करता है, याद रखेंगे। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ह्यूमन ब्लड के अंदर प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है और रक्त कणिकाओं का प्रतिशत कितना होता है? तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे तरीके से आप लोग रिविजन करिए। आगे भी मैं आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती रहूंगी जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।